इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा उलझा हुआ है। बिल्कुल। आज हम टॉट लॉ यानी लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर इंसान के दिमाग का जो रोल होता है उसे डीकोड करने वाले हैं। राइट। लीगल भाषा में जिसे मेंटल एलिमेंट्स इन टॉट कहा जाता है। इसमें मैलिस, नेग्लिजेंस और मोटिव जैसे भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हाँ, और हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स का स्टैक है उसके जरिए हम इस पूरी साइकोलॉजी को अनपैक करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से करते हैं। मान लीजिए सड़क के किनारे कोई इंसान शांति से चल रहा है और अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे टक्कर मार देती है। एग्जैक्टली। तो उस घायल इंसान के नजरिए से उस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? क्या ये जानना कि ड्राइवर ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी या सिर्फ गलती से? मुझे तो लगता है सबसे जरूरी ये होता है कि जो मेडिकल का भारी भरकम खर्चा आया है उसकी भरपाई किसी तरह हो जाए। हाँ, कंपेंसेशन। ह्यूमन नेचर यही कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी नुकसान की भरपाई है। गलती करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, उसका इरादा क्या था, ये बात अक्सर सेकेंडरी हो जाती है। और यहीं से टॉट लॉ का असली काम शुरू होता है, क्योंकि अगर हम क्रिमिनल लॉ को देखें तो वहां पूरा सिस्टम मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड पर चलता है। राइट। अगर किसी ने हत्या की है तो कोर्ट देखेगी कि उसके दिमाग में वो इरादा था या नहीं, क्योंकि वहां सजा देनी होती है। लेकिन टॉट में तो सजा देनी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक प्राइवेट नागरिक को हुए नुकसान की भरपाई करवानी है। तो फिर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर टॉट का असली मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना है तो फिर कोर्ट गलती करने वाले के इरादे या उसके दिमाग का एनालिसिस क्यों करती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब सिर्फ नुकसान साबित करना काफी क्यों नहीं है? हड्डी टूटी है तो पैसे मिलने चाहिए, बात खत्म। हाँ, लेकिन कानून इतना सीधा नहीं है। टॉट लॉ हर तरह के नुकसान की भरपाई नहीं करता, सिर्फ उन नुकसानों की करता है जो कानूनी तौर पर गलत तरीके से हुए हों। राइट। टॉट शब्द लैटिन के टॉटम से आया है, जिसका मतलब ही है मुड़ा हुआ या गलत। ये कॉन्ट्रैक्ट टूटने से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। विनफील्ड और सैमन जैसे लीगल स्कॉलर्स के नोट्स में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि टॉट में जो ड्यूटी टूटती है वो समाज के हर नागरिक पर डिफॉल्ट रूप से लागू होती है। जैसे सड़क पर लापरवाही से गाड़ी ना चलाना, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन है, और इसका उपाय है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब वो मुआवजा जो पहले से तय नहीं होता, अदालत तय करती है हालात देखकर। एग्जैक्टली। ये सब एक पुरानी लैटिन कहावत पर टिका है, यूबी जूस ईबी रेमेडियम। जहां अधिकार है वहां उपाय है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दिमाग की लेयर्स को छीलना क्यों पड़ता है। तो सबसे पहली लेयर है मोटिव यानी मकसद। हाँ, किसी काम को करने के पीछे की असली वजह। आम जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि उसने जो किया वो तो ठीक है, पर उसका मकसद बहुत बुरा था। राइट। लेकिन टॉट लॉ की दुनिया में यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आता है। टॉट में आमतौर पर मोटिव पूरी तरह से इररेलेवेंट होता है। वेट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान का मकसद कितना भी जहरीला या स्वार्थी क्यों ना हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान कानूनी रूप से कोई सही काम कर रहा है तो उसका बुरा मकसद उस काम को गैर कानूनी नहीं बना सकता। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर केस है, 1895 का ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। ओह, वो रिजर्वायर वाला केस। बिल्कुल वही। पिकल्स नाम का एक जमीन का मालिक था। उसकी जमीन के ठीक नीचे से एक पानी का सोता बहता था जो आगे जाकर ब्रैडफोर्ड शहर के रिजर्वायर में गिरता था। और पूरे शहर को वहीं से पानी मिलता था, राइट? हाँ, अब ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन को पिकल्स की जमीन चाहिए थी, लेकिन पिकल्स ने अपनी जमीन के लिए बहुत ज्यादा कीमत मांगी, जो कॉर्पोरेशन ने देने से मना कर दिया होगा। एग्जैक्टली। इसके बाद पिकल्स ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। बदले की भावना से उसने अपनी ही जमीन पर खुदाई शुरू कर दी ताकि वो पानी का रास्ता रोक सके। हाँ, उसने पानी का रास्ता भी रोका और पानी गंदा भी कर दिया। उसका मोटिव शीशे की तरह साफ था। वो सिर्फ कॉर्पोरेशन को घुटनों पर लाना चाहता था ताकि वो महंगी जमीन खरीद ले। मकसद पूरी तरह से बुरा और स्वार्थी था। तो कोर्ट ने तो उस पर भारी जुर्माना लगाया होगा। यही तो कैच है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि पिकल्स ने कोई टॉट कमिट नहीं किया है। सीरियसली? इतने बुरे इंटेंशन के बाद भी? हाँ, कोर्ट की दलील थी कि अपनी जमीन पर खुदाई करना पिकल्स का प्रॉपर्टी राइट है। अगर वो अपनी जमीन पर कुछ लीगल कर रहा है तो उसका बुरा मकसद उसे टॉट नहीं बना सकता। वाओ, मतलब
अगर अदालतें मोटिव के आधार पर फैसले देने लगें तो हर प्रॉपर्टी का विवाद एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बन जाएगा। बिल्कुल, लोग बस यही साबित करते रहेंगे कि पड़ोसी ने जो दीवार बनाई उसका मकसद उन्हें चढ़ाना था। इसीलिए एक लीगल मैक्सिम उभर कर आती है, डैमनम साइने इंजुरिया। डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, यानी नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई कानूनी चोट नहीं पहुंची है। इसका सबसे सटीक उदाहरण 1410 का ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस है। ओह हाँ, वो स्कूल मास्टर वाला केस, जहां एक स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था और तभी एक दूसरे आदमी ने जानबूझकर सिर्फ पहले वाले को बर्बाद करने के लिए ठीक उसके बगल में अपना नया स्कूल खोल लिया। राइट। और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि पहले वाले को अपनी फीस घटानी पड़े, उसे भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिजनेस करना या स्कूल खोलना हर नागरिक का अधिकार है। कंपटीशन को रोकना पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो मतलब मोटिव से कोई फर्क नहीं पड़ा, भले ही मकसद बर्बाद करना था पर काम कानूनी था। एग्जैक्टली। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर मोटिव इररेलेवेंट है तो फिर लीगल दुनिया में मैलिस यानी दुर्भावना का इतना इस्तेमाल क्यों होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। टॉर्ट लॉ में मैलिस के दो बिल्कुल अलग-अलग मतलब होते हैं। हाँ, पहला है मैलिस इन लॉ यानी कानूनी दुर्भावना, और दूसरा है मैलिस इन फैक्ट यानी वास्तविक दुर्भावना। मैलिस इन लॉ का मतलब असल में दिल में गुस्सा या नफरत होना बिल्कुल नहीं है। इसका टेक्निकल मतलब है बिना किसी जायज कारण के जानबूझकर कोई गलत काम करना। इसे एक स्पोर्ट्स एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक खिलाड़ी गोल की तरफ भाग रहा है और विरोधी टीम का डिफेंडर पीछे से आकर उसकी जर्सी खींच लेता है। राइट। उस डिफेंडर के दिल में अटैकर के लिए कोई नफरत नहीं है, वो तो बस अपनी टीम को जिताना चाहता है। शायद अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा हो। बिल्कुल, लेकिन उसने खेल का नियम तोड़ा है। ये एक टेक्निकल फाउल है, इसी को मैलिस इन लॉ कहेंगे। और दूसरी तरफ आता है मैलिस इन फैक्ट। ये वो दुर्भावना है जिसे आम इंसान समझता है। हाँ, मतलब दिल में सच में नफरत होना, बदला लेने की नीयत होना। उसी फुटबॉल वाले उदाहरण में मैलिस इन फैक्ट तब होगा जब एक खिलाड़ी सिर्फ दूसरे का घुटना तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरे। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि टॉर्ट में नफरत या बुरा मोटिव इररेलेवेंट होता है, तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? कुछ खास तरह के टॉर्ट्स में जो बने ही दुर्भावना के बेस पर हैं, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या दुर्भावनापूर्ण मुकदमा। ओहो, जब कोई जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए उस पर झूठा क्रिमिनल केस ठोक दे। बिल्कुल। ऐसे केस में पीड़ित को साबित करना पड़ता है कि सामने वाले का इरादा यानी मैलिस इन फैक्ट उसे बर्बाद करने का था। डिफेमेशन और धोखाधड़ी में भी ऐसा ही होता है। तो अगर कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचाए और उसका काम लीगल ना हो तो वो टॉर्ट है। लेकिन इंसान हमेशा चालाक या नफरत से भरा नहीं होता। हाँ, कई बार वो सिर्फ बेवकूफ या लापरवाह होता है। और यहीं से एंट्री होती है नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की। नेग्लिजेंस और इंटेंशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंटेंशन में इंसान को पता होता है कि उसके काम का नतीजा क्या होगा। जैसे कोई किसी को मुक्का मारे तो वो असॉल्ट या बैटरी का मामला है। राइट। लेकिन नेग्लिजेंस तब होती है जब इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, पर वो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं निभाता। और ये ड्यूटी ऑफ केयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसे समझने के लिए 1932 का सबसे बड़ा केस देखना होगा, डॉनिह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। जिंजर बियर में घोंगे का केस, ये तो टॉर्ट लॉ का सबसे आइकॉनिक केस है। बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि मिसेस डॉनिह्यू अपने दोस्त के साथ कैफे में गईं। दोस्त ने उनके लिए एक जिंजर बियर ऑर्डर की। वो बोतल डार्क ओपेक ग्लास की बनी थी ना, मतलब अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, कैफे वाले ने बियर ग्लास में डाली और मिसेस डॉनिह्यू ने उसे पी लिया। लेकिन जब बाकी की बियर उड़ेली गई तो अचानक उस बोतल से एक सड़ा गला हुआ घोंगा बाहर गिला और नर्वस शॉक लगा। बाप रे! तो उन्होंने सीधे बियर बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा कर दिया। हाँ, स्टीवेंसन कंपनी पर। लेकिन एक बहुत बड़ी लीगल अड़चन थी। उस समय सिर्फ उसी पर केस कर सकते थे जिसके साथ आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब सीधा लेन देन। और मिसेस डोनोह्यू ने तो वो बियर खुद खरीदी ही नहीं थी, उनके दोस्त ने खरीदी थी। एग्जैक्टली। कंपनी की दलील थी कि हमारा आपसे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या कहा? लॉर्ड एटकिन ने एक मशहूर नेबर प्रिंसिपल इजाद किया। उन्होंने कहा कि कानून की नज़रों में हर वो इंसान मेरा पड़ोसी है जिसे मेरे काम से सीधा असर पड़ सकता है। तो कंपनी की जिम्मेदारी थी कि बोतल में घोंगा ना जाए,
उन्होंने लापरवाही बरती, ड्यूटी तोड़ी, इसलिए मुआवजा देना होगा? बिल्कुल, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी टॉर्ट लॉ ने एक नया रास्ता खोल दिया। अब एक और सवाल आता है, कोर्ट ये तय कैसे करती है कि लापरवाही हुई है या नहीं? हाँ, क्या वो गलती करने वाले के दिमाग में झांकते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसे लेकर दो थ्योरीज हैं। एक सब्जेक्टिव थ्योरी जो कहती है कि नेग्लिजेंस दिमाग की एक स्थिति है, और दूसरी है ऑब्जेक्टिव थ्योरी जिसे टॉर्ट लॉ ने अपनाया है। कोर्ट ने एक लीगल फिक्शन तैयार किया, द रीजनेबल मैन, यानी एक आम औसत समझदारी वाला इंसान। राइट। कोर्ट ये नहीं देखती कि फैक्ट्री के कर्मचारी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो बस ये पूछती है कि क्या एक रीजनेबल इंसान बोतल को ठीक से धोता? जवाब है हाँ। और क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो नेग्लिजेंट है। अब लापरवाही से भी एक कदम आगे की जो स्थिति है उसे रेकलेसनेस या दुस्साहस कहते हैं। इसमें इंसान बेवकूफ नहीं होता, उसे खतरे का पूरा अंदाजा होता है, पर वो जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देता है। कॉन्शियस रिस्क टेकिंग इसका बेस्ट उदाहरण है द बलून केस। हाँ, ये वो हॉट एयर बलून वाला केस है ना? हाँ, जहाँ पायलट खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद उड़ान भरने की जिद करता है। उसे अपने अनुभव से मालूम था कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, फिर भी उसने रिस्क लिया। बलून हवा में बेकाबू हो गया और गोंडोला से एक व्यक्ति नीचे गिर गया। तो कोर्ट ने इसे सिर्फ लापरवाही नहीं माना होगा? नहीं, ये नेग्लिजेंस का एक्सट्रीम फॉर्म यानी रेकलेसनेस था। उसने जानबूझकर एक ऐसा रिस्क लिया जिसका नतीजा उसे पता था। लेकिन एक बात बताइए, एक आम इंसान भविष्य में होने वाले हर छोटे बड़े नुकसान की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? यही तो, इसी दुविधा को सुलझाने के लिए टॉर्ट लॉ फोर्सिएबिलिटी यानी कल्पना करने की क्षमता का टेस्ट इस्तेमाल करता है। मतलब क्या नुकसान फोर्सिएबल था? हाँ, अगर आप अपनी कार बैक कर रहे हैं और उसकी हल्की सी आवाज सुनकर सड़क पर खड़ा एक कमजोर दिल का व्यक्ति घबराकर गिर पड़े तो कोर्ट आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक हल्की आवाज से किसी के गिर पड़ने की कल्पना करना एक रीजनेबल मैन के बस की बात नहीं है। ये नुकसान बहुत ही रिमोट है। तो अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ निकालें, मोटिव, मैलिस, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कानून है। अगर काम कानूनी है तो मोटिव कितना भी बुरा हो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ड्यूटी ऑफ केयर में लापरवाही बरतते हैं या जानबूझकर नुकसान करते हैं तो भरपाई करनी होगी। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? आज हमने बात की इंसानी दिमाग के मोटिव और नेग्लिजेंस की, रीजनेबल मैन की, लेकिन जरा एक भविष्य की कल्पना करें। क्या होगा अगर एक पूरी तरह से ऑटोनमस एआई या सेल्फ ड्राइविंग कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाए? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हाँ, जब मशीन के पास इंसानी दिमाग ही नहीं है तो टॉर्ट लॉ उस मशीन के अंदर मैलिस या नेग्लिजेंस कैसे ढूंढेगा? एक सिलिकॉन चिप के अंदर रीजनेबल मैन कैसे फिट होगा? बिल्कुल। क्या कोर्ट उस कार के प्रोग्रामर की कोडिंग में लापरवाही ढूंढेगी या फिर हमें मशीनों के लिए पूरी तरह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नया कानून लिखना पड़ेगा? ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो आज नहीं तो कल लीगल सिस्टम के सामने आने ही वाला है। एकदम सही। तो अगली बार जब सड़क पर किसी स्मार्ट कार को गुजरते हुए देखें तो इस पर जरूर विचार करें कि टॉर्ट लॉ का जो एक्सरे मशीन हमने आज समझा है वो सिर्फ इंसानी दिमाग के लिए है, एल्गोरिदम्स के लिए नहीं। लॉ और टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में हमेशा कुछ नया सोचने को मिलता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों को पलटते रहें और ऐसे ही नए सवाल पूछते रहें।